Okay, so we'll go ahead with questions of dual nature of radiation and matter, but of JEE and NEET level PYQs. An air station is broadcasting the waves of wavelength 300 meter. आपको पता है एयर क्या होता है? रेडियो स्टेशन होता है बेसिकली. तो रेडियो स्टेशन इज ब्रॉडकास्टिंग waves of wavelength 300 meters. If the radiating power of the transmitter is 10 kilowatt, आपको पावर बता दिया ट्रांसमीटर का 10 किलोवाट का पावर है. देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड पर सेकेंड इज, एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स रेडिएट होंगे, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. पहली तो हर फॉर्मूला आपको नोट्स में मिलेगा ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा खुद को बनाना पड़ता है. क्या दिया हुआ है? पावर. यू शुड नो पावर इज वर्क अपॉन टाइम. पावर इज वर्क अपॉन टाइम. वर्क इज एनर्जी, और यहाँ पे क्या रेडिएट हो रहा है? फोटॉन्स. तो अगर एक सिंगल फोटॉन रेडिएट होता तो एनर्जी ऑफ फोटॉन अपॉन टाइम. लेकिन यहाँ पे एक सिंगल फोटॉन नहीं रेडिएट हो रहा है. दे आर टेलिंग यू, वही तो पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड. तो टोटल एनर्जी क्या होगा? एन इंटू ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड ई इज एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन. आपको पूछा नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, मतलब आपको n by t पूछा है, तो दैट इज p by e. एंड इफ यू रिमेंबर, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज h nu, मतलब hc by लैम्डा. तो पावर आपको दिया था 10 किलोवाट, 10 किलोवाट, तो 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻⁴ इंटू वेवलेंथ इज 300, और h 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और c होता है 3 इंटू 10⁸ राइट. गुड. तो देन सिंपल, दिस इज 1 जा, दिस इज 100 जा, हो गया. तो अब इसे पावर एडजस्ट कर लो. 10⁻⁻26 ऊपर जाके 10⁻+26 प्लस 26 और 6 प्लस 26 एंड 6 32 होगा ना. और ये 1/6.63. व्हाट इज 1/6.63 अप्रॉक्सीमेटली? (1.5) के आसपास. वेरी गुड. तो ये 0.15 होगा. 0.15 into 10⁻32. तो 0.15 into 10⁻32 मतलब कितना? 1.5 into 10⁻31. ओके, पक्का ना? श्योर. गुड. तो ऑप्शन नंबर बी. Question number 2. The work function for tungsten and sodium are 4.5 eV and 2.3 eV respectively. If the threshold wavelength for sodium is 5460 angstrom, the value of wavelength for tungsten is. Simple question है. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दिया है सोडियम का और पूछा है आपसे टंगस्टन का. वर्क फंक्शन अगर आपको याद होगा तो होना चाहिए, इट इज h nu 0. तो वर्क फंक्शन इज hc by lambda 0, where nu 0 is threshold frequency and lambda 0 is threshold wavelength. h into c constant होता है. बाय द वे h into c की वैल्यू एक बार कैलकुलेट करके रख दो, बहुत जगह पे काम में आती है. h into c, h 10⁻26. वेरी गुड. 19.89 into 10⁻26, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ. मैं 20 into 10⁻26 मतलब 2 into 10⁻25 लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट. तो 2 into 10⁻25 अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई जगह पे तुमको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने हैं. तो वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. सिंपल सी बात है. आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आपको वर्क फंक्शन दिया है दोनों का, और आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको टंगस्टन का पूछा है, टंगस्टन का पूछा है. ओके, गुड. तो मैं एक काम करता हूँ, टंगस्टन पूछा है ना. यस, टंगस्टन को मैं नंबर 1 से डिनोट कर देता हूँ. और कौन था? सोडियम इज 2. चलो ठीक है. तो इनवर्स रिलेशन है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब इनवर्स है, क्या लिखेंगे? वर्क फंक्शन ऑफ 2 अपॉन वर्क फंक्शन ऑफ 1. ये फाइंड करना है, और ये दिया है, कितना दिया हुआ है? 5460 एंगस्ट्रॉम, और आंसर भी एंगस्ट्रॉम में है. व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम?
सोडियम 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 2.3, और ये कितना है, रफली स्पीकिंग 1 जा एंड 2 जा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं 1/2, तो 5460 का हाफ, 5460 का हाफ कितना, 2730 के आसपास जो आंसर होगा वो 2791, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटालिक सरफेस इज 5.01 eV। वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है। द फोटोइलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन इट। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटोइलेक्ट्रॉन्स एस, और एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली वर्क फंक्शन दिया हुआ है 5.01 eV। आपको बोला है फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आपको दे दिया, तो लैम्डा है, V0 है, और आपको बोला है पोटेंशियल डिफरेंस टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एस। तो पोटेंशियल डिफरेंस टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे? EV इक्वल टू, ओके बताओ, someone said ना EV0, this is kinetic energy, H nu minus H nu 0, where nu 0 is threshold frequency, ओके। अब पहले क्वेश्चन देख लो अच्छे से, तुमको इंसिडेंट वेवलेंथ दिया हुआ है और तुमको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो H nu 0 क्यों लिख रहे हो? सीधा वर्क फंक्शन लिखो ना, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, डायरेक्टली वर्क फंक्शन लिखो। यू आर सपोज टू फाइंड आउट V0, तो V0 इक्वल टू H nu बाई E माइनस वर्क फंक्शन बाई E, सिर्फ E से डिवाइड कर दिया। nu इज C बाई लैम्डा, क्योंकि दिया मुझे वेवलेंथ था। HC मैंने अभी बताया, HC का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इज 19.89 इंटू 10⁻⁻26, एग्जैक्ट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट इज 20 इंटू 10⁻⁻26, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻25। अब अप्रोक्सीमेट कब यूज करना है, एग्जैक्ट कब यूज करना है, डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस। यू सी नो टू ऑप्शंस आर वेरी नियर टू ईच अदर, तो ऐसे केस में ना आई कैन रिड्यूस माय टाइम ऑफ कैलकुलेशन। दिस इज समथिंग विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जेई नीट में। तो ये 2 इंटू 10⁻² ले लोगे कितना, -25, और वेवलेंथ पता है कितना है, 2000 एंगस्ट्रॉम है। 2000 एंगस्ट्रॉम मतलब 2 इंटू 10⁻⁻7, 2000 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन मीटर में होता है 10⁻⁻10, तो 2000 इंटू 10⁻⁻10 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻7, और चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, माइनस वर्क फंक्शन की थी 5.01 EV में था, और मैंने डिवाइड बाय E कर लिया है। EV से जूल में कैसे जाते हैं, EV से जूल में कैसे जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय चार्ज, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो थोड़े से कन्वर्जन क्लियर रखो, नहीं तो गए, मतलब तुम मल्टीप्लाई बाय चार्ज करोगे और ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज था ही, तो इसको कैंसिल ही कर दिया ना, सीधा सीधा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है हमको। ओके, कैंसिल एंड कैंसिल, 10 raised to -19 एंड -27, -26 और ऊपर -25 था, तो नीचे -1 बचा, -1 बचा, वो ऊपर गया तो +1 हो गया, तो ऊपर कितना आया 10, नीचे कितना है 1.6, मतलब 16 इंटू 10⁻⁻1, तो ऊपर आ गया 100, -5.01 मतलब 5। कोई बात नहीं है, ये तो पता होगा, 16 का टेबल तो पता ही होगा ना, बताओ पता है तो फिर। व्हाट इज 16 5 जा, ओके, व्हाट इज 16 6 जा 96, तो ये रफली स्पीकिंग 1 जा एंड 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग में से 5 पॉइंट समथिंग गया, 1 पॉइंट समथिंग 1.2, ऑप्शन ए। तो 1.2 ही होना चाहिए, और 1.2 ही है आंसर, डन। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पता है, तो ये तो हो गया,
मतलब सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा आपको। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर 4000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन द पोटेंशियल डिफरेंस टू स्टॉप द इजेक्शन इज 2 वोल्ट। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। कितना है? 2 वोल्ट। कितने वेवलेंथ के लिए? 4000 के लिए। अब ये याद रखना, वेवलेंथ अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है। रिमेंबर, अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाता हूं तो फोटोन का एनर्जी कम होता है, क्योंकि फोटोन का एनर्जी वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोटोन का एनर्जी कम होगा तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उसका भी काइनेटिक एनर्जी कम होगा। अगर वो कम होगा तो सामने वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो भी कम होगा। तो वेवलेंथ बढ़ाना मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कम करना, वेवलेंथ बढ़ाना मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कम करना। अब कीपिंग दैट इन माइंड पढ़ो, इफ द इंसिडेंट लाइट इज चेंज टू 3000, वेवलेंथ बढ़ाना मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कम करना, तो वेवलेंथ कम करने का मतलब क्या होगा? वेरी गुड। तो पहले 4000 था, अभी कितना है? तो 4000 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था? तो अभी कितना होगा? ग्रेटर देन 2 वोल्ट। हो गया, खत्म आंसर। ऑप्शन डी खत्म, डन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और वैसे अगर आपको सॉल्व ही करना है तो देखो, ये देखो, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे वापस यूज होगा। तो आप बोलोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ कम हुआ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो उस लॉजिक से भी आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक्स अ फोटोसेंसिटिव सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई। तो हमारे पास एक लाइट था जिसका वेवलेंथ था लैम्डा, वो जब एक सरफेस पे जाके स्ट्राइक हुआ तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए उसका काइनेटिक एनर्जी है ई। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज टू बी इंक्रीज टू 2e, काइनेटिक एनर्जी आपको 2e करना है तो वेवलेंथ मस्ट बी चेंज टू लैम्डा डैश, वे लैम्डा डैश का रिलेशन पूछा है। तो बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? hν माइनस वर्क फंक्शन, ऐसे था ना, वर्क फंक्शन। तो एनर्जी हो गया hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो पहले केस में वेवलेंथ कितना था? लैम्डा, एनर्जी कितना है? E। ऐसा बोला है क्वेश्चन में, वेवलेंथ लैम्डा तो एनर्जी E। अब इन्होंने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी को कितना करना है? 2e। तो ये इक्वेशन 1 केस 1। केस 2, 2e इक्वल टू hc बाय लैम्डा डैश माइनस, बराबर, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 2। अब वर्क फंक्शन सेम क्यों? क्योंकि सरफेस सेम है। कहीं बोला है क्या हमने सरफेस चेंज कर दिया? नहीं। तो पहले जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा था अभी भी वहीं पे इंसिडेंट हो रहा है, सिर्फ पहले इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ई था, अभी 2e है, तो वेवलेंथ चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट, माइनस या डिवाइड भी कर सकते हो, डिपेंड्स आपको क्या चाहिए उसके ऊपर है। क्या चाहिए? रिलेशन बिटवीन न्यू वेवलेंथ एंड द ओरिजिनल वन। अगर रिलेशन चाहिए तो मैं डिवाइड अगर कर भी लेता हूँ तो वर्क फंक्शन तो तुम माइनस कर नहीं पाओगे। तो एक काम करो, इसको माइनस करो, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ई में से 2e गया तो माइनस ई, यहाँ पे hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा डैश, और माइनस वर्क फंक्शन माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? 0 हो गया, 0। गुड। देन एक काम करेंगे, अब यहां तक क्लियर? पक्का पक्का, गुड। तो अब क्या करोगे? हाउ विल यू रिलेट? हाउ विल यू रिलेट? नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है यहां पे, कैसे रिलेट होगा? हाउ विल यू रिलेट? अरे अरे, तो ये भी नहीं करना था भाई। वैसे हम लोग सही ट्रैक पर जा रहे हैं, बट अगेन टाइम सेवर ये भी क्यों किया? करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बताता हूँ, अच्छे से थोड़ा समझ लो। वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट है ना, तुमने सरफेस को चेंज किया नहीं। hc भी क्या है? तो ये तो समझ में आ गया कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सही है। अगर मुझे एनर्जी बढ़ाना है तो वेवलेंथ क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इनका पहले रेशियो ले लो, तो e डैश अपॉन e इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, लेकिन e डैश कितना है? 2e।
अपॉन ई, लैम्डा बाई लैम्डा डैश, ई हो गया तो लैम्डा डैश क्या आ गया, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। सही है, करेक्ट है। इसका मतलब मुझे अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डबल करना है तो वेवलेंथ कम से कम कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 2। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन ए कि बी? सोच लो, हाँ एक बार सोच लो, ए कि बी कि सी कि डी? बी तो नहीं है, चलो ठीक है, डी भी नहीं है, चलो ठीक है, क्या करेंगे? ए कि सी? मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन कैसा है? वेरी गुड। तुमको एनर्जी बढ़ाना है तो वेवलेंथ कम करना पड़ेगा, सही है, सही, वेरी गुड। तो कम करना पड़ेगा, तो पहले अगर लैम्डा था तो अभी लैम्डा से कम होगा, एग्री? कम होगा ना? ऐसा कहाँ बोला कि हाफ ही होगा? तो जो वेवलेंथ है, नया वेवलेंथ है, वो लैम्डा से कम होगा, लैम्डा से। तो अभी ऑप्शन देखो ना, न्यू वेवलेंथ इज लेस देन लैम्डा एंड ग्रेटर देन लैम्डा बाय 2। कम होना चाहिए ना, ऐसा कहाँ बोला हाफ ही होगा? दोपहर में आपका कुछ लिंक लगता नहीं है, लगाओ। अरे क्वेश्चन में बोला है कि आपको एनर्जी 2E करना है, 2E। तो एनर्जी अगर बढ़ाना है तो वेवलेंथ कम करना पड़ेगा, सही है। पहले कितना था, लैम्डा, अभी लैम्डा से कम, तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा से कम है कि नहीं? यस। लेकिन लैम्डा बाई 2 और लैम्डा के बीच की हर वैल्यू लैम्डा से कम है, तो फिर ऑप्शन नंबर ए क्यों बोल रहे हो? तो एग्जैक्टली इक्वल क्यों बोल रहे हो? क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गोज एज एन असाइनमेंट फॉर यू, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया वैसा ही क्वेश्चन है ये, मतलब उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में बोला था कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो गया, वेवलेंथ बताओ। यहाँ बोल रहे हैं वेवलेंथ डबल हो गया, काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आर मोर और लेस सेम टाइप। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू रिमेंबर, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सीईटी के बैच में किया है, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स, मतलब वर्क फंक्शन इज सेम, रिसीव लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2। तो एक का फ्रीक्वेंसी f1 दूसरे का f2 है। इफ द वेलोसिटीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट रिस्पेक्टिवली v1 एंड v2 देन। तो हमारे पास सेम मटेरियल है तो वर्क फंक्शन सेम है, लेकिन जो हमारे पास सोर्स है उसके फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और when this light will be incident on the surface, जो पहला फ्रीक्वेंसी यूज किया उसको करस्पॉन्डिंग स्पीड कितना है, v1, और सेकंड को कितना है, v2। तो आपको पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन v1 v2, या फिर v1 और v2 के स्क्वायर का डिफरेंस। तो ये रिलेशन पूछा है v1 v2 का, याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर जल्दी बताओ। एच नू को इधर बोला है एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, 2/m HF माइनस वर्क फंक्शन। तो पहले फ्रीक्वेंसी के लिए v1 स्क्वायर इक्वल टू 2/m HF1 माइनस वर्क फंक्शन, और दूसरे के लिए v2 स्क्वायर इक्वल टू 2/m HF2 माइनस वर्क फंक्शन। अब जब इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तुम सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। 2m वर्क फंक्शन नेगेटिव 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 वापस से पॉजिटिव, 2m वर्क फंक्शन है पॉजिटिव आएगा, तो 2 वर्क फंक्शन अपॉन m क्या हो जाएगा, कैंसल। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी कि नहीं होगी? अरे इतना क्यों तुम कैलकुलेशन में कंफ्यूज होते हो? कितने स्टेप बढ़ा के करेंगे हम लोग। v स्क्वायर इक्वल टू 2hf/m माइनस 2 वर्क फंक्शन बाय m। तो v1 आ गया तो v2 स्क्वायर भी आ जाएगा 2hf2/m माइनस 2 वर्क फंक्शन, क्योंकि मटेरियल सेम था तो सेम है, फिर माइनस 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 करोगे तो ये हो जाएगा कैंसल।
हो गया। तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या कॉमन निकलेगा और क्या लिखेंगे f1 माइनस f2 तो हो गया। कहां दिख रहा है ऑप्शन बी। डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, when light of frequency 2 nu 0, when nu 0 is threshold frequency, is incident on a metal plate, the maximum velocity of electrons emitted is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5 nu 0, the maximum velocity of electron emitted from the same plate is v2. The ratio of v1 by v2 is, अभी इसका कनेक्शन सीधा सीधा आ रहा है पीछे इस फॉर्मूला से, सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेम थोड़ा सा चेंज करेंगे ऑफ कोर्स, थोड़ा सा, और मैं फ्रीक्वेंसी का सिंबल चेंज कर सकता हूँ। एच नू माइनस वर्क फंक्शन था, वर्क फंक्शन क्या होता है एच नू 0। इसमें से मैं काम करूँगा, एच को निकाल लूँगा कॉमन। ओके ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से तुमको दिख जाएगा कि वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि एच एम और 2 कॉन्स्टेंट्स है, तो फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ नू माइनस नू 0। तो v1 बाई v2 रेशो पूछा है, तो अंडर रूट ऑफ नू 1 माइनस नू 0 अपॉन नू 2 माइनस नू 0। तो v1 बाई v2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहले केस में फ्रीक्वेंसी कितना था 2 नू 0, दूसरे केस में कितना है 5 नू 0। ये भी अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये भी हमारा CET के सेट का रिपीट क्वेश्चन है। तो नू 0 अपॉन 4 नू 0, नू 0 नू 0 कैंसिल हो जाएगा, तो v1 बाई v2 आ जाएगा आपका 1/4 का रूट 1/2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर is 3215 to 10⁻⁻10 मीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 3250 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2536 into 10⁻⁻10 मीटर एच। गिवन एच का वैल्यू दिया हुआ है, और एच का वैल्यू रिमेंबर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में दिया हुआ है, जूल सेकेंड में नहीं है। आप जो 6.63 into 10⁻34 लिखते हो वो जूल सेकेंड में होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में है। और सी का वैल्यू दिया हुआ है 3 into 10⁸। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन में फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 3250 into 10⁻10। और आपको इंसिडेंट वेवलेंथ भी दिया हुआ है। इंसिडेंट वेवलेंथ कितना है 2536 into 10⁻10। This is what is given to you. Okay, then आपको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी अभी तो देखा था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 2h बाई एम नू माइनस नू 0। तो मैं ऐसा लिखूँ क्या, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई एम सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा 0। तो दोनों में से c निकाल लिया कॉमन, तो बाहर आ गया h से। ओके कुछ नहीं है, नो इज सी बाई लैम्डा, नो 0 सी बाई लैम्डा 0, सी बाहर आ गया। गुड। अब एक बार पहले ऑप्शंस देख लो, कोई भी ऑप्शन एक दूसरे के आसपास में नहीं है, नहीं है ना। वैसे भी देखो 0.6, 6, 6 और 3.3। तो ये जो h की वैल्यू इन्होंने दी है 4.14 into 10⁻15, ये सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। क्या होता है घाई घाई में हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ते ही नहीं है, हमको लगता है कि उन्होंने बोला है h की वैल्यू यही यूज करनी है, वो यूज नहीं करनी है। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। और वो भी नहीं करना है क्योंकि मैंने h इंटू सी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुमको बता ही दिया था, कितना है। वेरी गुड। तो ये 2 और ये hc वापस से 2 into 10⁻25 अपॉन मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन ना, क्योंकि इमिट तो फोटो इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो 9 into 10⁻31 1 बाय लैम्डा, लैम्डा इंच में कितना है 2536 माइनस मुझे पता है 10⁻10 बाकी है 3250
250। अब दोनों में नीचे क्या था, 10⁻⁻10 दोनों में था ना, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। देन यह आ गया 2 × 2 4, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 10⁻31 और -10 -41, -41 और ऊपर 25, तो 10⁻16 नीचे बचेगा, -16 का रूट हो जाएगा -8। अब से बचा रूट के अंदर ये 3250 -2536 अपॉन 2536 इंटू 3250। गुड। अब यहाँ पे भी 2/3 तो तुमको पता होता ही है, 0.66666 इंटू 10⁸8। हाँ, नियरिंग आसपास आ ही गए। 3250 में से 2500 माइनस कर लो, 750। 750 याद रखना आप। ओके, फिर ये 2500 है, दिस इज हाउ मच, रफली स्पीकिंग 2500 एंड दैट इज 3250। अब मैं शॉर्टकट मारता हूँ सीधा सीधा, तो याद रखना अभी ये सब नंबर मैंने लिख दिए। अब मैं एक काम करूंगा, 2536 को 2500 मान लिया, रूट 50 आ गया, 50। व्हाट इज 55 का स्क्वायर? ऐसा होना चाहिए, 3025 है ना, 3025 सही है, करेक्ट। तो 3250 का अप्रोक्सीमेट रूट 55 मान लेते हैं। कितना मान लिया? 55 अप्रोक्सीमेट। एक्चुअली 55 से थोड़ा ऊपर जाएगा, पर ठीक है, ये भी 50 के ऊपर जा रहा था ना, तो रफली कर लिया। 750 का रूट 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 26 का, 27 का, और 27 का स्क्वायर पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, पेन नहीं चलेगा यहाँ पे, पेन नहीं चलेगा। 1 जा 2 जा 100 ऊपर 10⁸8, तो 0.6 इंटू 10⁶, तो 0.6 इंटू 10⁶, ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में डिफरेंस क्या है? 0.6 इंटू 10⁶ 6 इंटू 10⁵ होगा ना, तो यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट वाला केस हो गया। फिर ए और डी होता है, कभी कभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m with de Broglie wavelength lambda fall on the target in an X-ray tube। इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, उसका de Broglie wavelength लैम्डा था, ये एक एक्सरे ट्यूब में टारगेट पे जाके हिट कर दिया। द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 0 ऑफ द इमिटेड एक्सरे इज। तो अभी ये जो इसका जो थ्योरी है वो आपको स्टेट बोर्ड में कवर होता नहीं है, तो मैं अभी आपको इसका थ्योरी बताता हूँ पहले, क्योंकि उसके बिना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एंड इट इज गुड दैट यू शुड डू अ लिटिल बिट ऑफ मोर। तो ऐसा है, हाउ डू यू प्रोड्यूस एक्सरेज? वेल, बाय द वे, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पहले तो पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले होता है, इफ यू नो, गामा रेडिएशन। तो मैं थोड़ा सा स्पेक्ट्रम का ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यू हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ टू वेरी लार्ज वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी मतलब वेरी हाई एनर्जी। तो सबसे पहले जो रीजन होता है ना, विच इज बेसिकली एक्सट्रीमली स्मॉल वेवलेंथ, एक्सट्रीमली लार्ज फ्रीक्वेंसी एंड एक्सट्रीमली लार्ज एनर्जी। तो वेवलेंथ कम होना मतलब क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस बहुत कम होता है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है गामा रेडिएशन। सबसे पहले गामा रेडिएशन। जैसे मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो एनर्जी कम हो रही है, मतलब एनर्जी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उल्टे डायरेक्शन में कम हो रहा है। और वेवलेंथ का उल्टा है, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग दिस वे।
क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। तो वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एनर्जी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है गामा रेडिएशन, विच इज हाईली एनर्जेटिक, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी स्मॉल वेवलेंथ। वो प्रोड्यूस कैसे होता है? तो प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियस के अंदर। अगर आपको याद होगा डीके, रेडियोएक्टिव डीके, उसमें मैंने बताया था आपको कि 3 टाइप के डीके होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा भी पार्टिकल्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बीटा माइनस, एक होता है बीटा प्लस, और एक होता है गामा डीके। गामा डीके इज रेडिएशन। तो ये इसका जो प्रोडक्शन का सोर्स है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर है वो बेसिकली। उसके बाद होता है एक्सरे। एक्सरे को रोंटिगन रेज भी बोलते हो। तो एक्सरेज, एक्सरे अगेन दे आर हाईली एनर्जेटिक, लेस एनर्जेटिक देन gamma radiation but more energetic than all the other part of the spectrum. They are so energetic that they can pass through your flesh but they cannot pass through your bones. इसके लिए हम लोग एक्सरे फोटोग्राफ निकालते हैं जब फ्रैक्चर डिटेक्ट करना हो। तो बोलते ना एक्सरे करवाने गए थे, मुझे लग रहा है कि फ्रैक्चर है, तो होता क्या है कि हड्डी में से तो पास होता नहीं है ये, तो हम लोग बोन, उसके आगे एक्सरे का सोर्स और उसके पीछे एक फोटोग्राफिक फिल्म रखते हैं। तो एक्सरे आए और बोन ने ब्लॉक किया, राइट, सिर्फ उतना पार्ट जितना बोन ने ब्लॉक किया उतना पार्ट आपको ब्राइट दिखेगा, क्योंकि ये जो एक्सरे फोटोग्राफिक फिल्म में जहां जहां जाके हिट करेंगे वो पार्ट हो जाता है ब्लैक। देखा ना एक्सरे फोटोग्राफ, देखा है ना, एक्सरे फोटोग्राफ में बहुत सारा ऐसा काला रीजन होता है, बीच में हड्डी दिखती है, वो हड्डी ब्राइट दिखती है क्योंकि वहां पे एक्सरे हिट नहीं हुआ, करेक्ट। तो अगर बोन में क्रैक आ गया तो क्रैक से भी पास होगा एक्सरे, तो ऐसा डिटेक्ट होता है एक्सरे, ठीक। अभी एक्सरे प्रोड्यूस कैसे करते हैं मैं उस पर आऊंगा। एक्सरे प्रोडक्शन ही देखना है हमको, लेकिन देन बिकॉज यू सीम लाइक यू डोंट नो द स्पेक्ट्रम, तो पहले मैं स्पेक्ट्रम बता देता हूँ आपको। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट, यूवी। ये जो आप सनस्क्रीन लोशन लगाते हो, ये आप अल्ट्रावायलेट रेज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हो। हाँ, अल्ट्रावायलेट आर वेरी हार्मफुल, दे कॉज कैंसर ऑल्सो। उसके बाद आता है विजिबल। विजिबल मतलब जो हम ह्यूमंस देख सकते हैं। इट इज एक्सट्रीमली 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 स्मॉल पार्ट। तो विजिबल रेडिएशन जो होता है ना, वो हम जो देख पाते हैं, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। 3000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम मोर और लेस। ऐसे शार्प बाउंड्री नहीं है कि 3000 से ही, ऐसा कुछ नहीं होता, शार्प बाउंड्री नहीं है, करेक्ट। उसके बाद विजिबल और यूवी, यूवी और विजिबल दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हायर ऑर्बिट्स। तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे, और जब मैं लोअर बोल रहा हूँ तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनर शेल्स। देखो ऐसा है, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। 2n² इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो होता ऐसा है कि समहाउ अगर बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाए, मतलब अपने ग्राउंड स्टेट से और ऊपर जाए, और वो होता है शॉर्ट लिव स्टेट, लाइफ टाइम शॉर्ट होता है उसका, 10⁻⁸ सेकंड होता है। इलेक्ट्रॉन गया लेकिन वापस आ गया, 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ही आ गया। तो जब वो ट्रांजिशन करेगा हायर टू लोअर, तो वो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। वो एनर्जी, वो फोटोन होता है विजिबल और यूवी का। लेकिन रिमेंबर, यहाँ पे ट्रांजिशन बाहर के बाहर शेल में हो रहा है, अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, याद रखना आप। उसके बाद होता है ऑफ कोर्स इंफ्रारेड। देखो विजिबल में पहला वेवलेंथ है वॉयलेट और आखिरी होता है रेड। तो वॉयलेट से छोटा अल्ट्रावायलेट और रेड से बड़ा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ये बहुत बड़ा पार्ट है स्पेक्ट्रम का। इसमें 3 रीजन है, मिड, नियर, मिड एंड फार। तो IR, ये पूरा IR रीजन है इंफ्रारेड। इसमें नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही होते हैं, लेकिन मिड एंड फार के लिए होते हैं वाइब्रेशंस। उसके बाद आता है आपका, पता है माइक्रोवेव। आता है माइक्रोवेव। ये वही माइक्रोवेव है जो आप ओवन में यूज करते हो खाना गर्म करने के लिए। दे आर बिकॉज ऑफ रोटेशन। जब एक मॉलिक्यूल रोटेट होगा तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज माइक्रोवेव।
उसके आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव्स आर द वेव्स दैट वी यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे तुम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हो तो जो सिग्नल मोबाइल फ़ोन से सैटेलाइट के पास जाएगा और या सैटेलाइट से रिसीवर के पास आएगा, या फिर जो तुम रेडियो गाने सुनते हो ना FM, वो सारे रेडियो वेव्स होते हैं। तो इतना अभी बेसिक है, अभी इससे ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। माई पॉइंट वॉज हाउ टू प्रोड्यूस एक्सरे, क्योंकि क्वेश्चन हमको था एक्सरे पे। अब एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक और पता होना चाहिए। तो ऐसा है, एक्सरे प्रोडक्शन, एक्सरे प्रोडक्शन में क्या होता है ना, हम एक मेटालिक टारगेट लेते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, निकेल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वी टेक मेटालिक टारगेट्स। अभी टारगेट बोला है तो समझ में आ गया होगा, टारगेट पे तुम क्या करते हो, बम्बार्ड करते हो। किसको बम्बार्ड करते हो, पार्टिकल्स को। तो हमारे पास एक टारगेट है लाइक निकेल और कॉपर। तो ये जो निकेल या कॉपर का टारगेट है, इस पे तुम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कर दोगे। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट मेक अ बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, और उस हाई एनर्जी बीम को तुम इस निकेल के टारगेट के साथ, और निकेल का टारगेट जब मैं बोल रहा हूँ तो निकेल टारगेट में निकेल के एटम्स होंगे बहुत सारे, मैं उसमें से एक एटम दिखा रहा हूँ। और देन ईच ऑफ दिस एटम विल हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं यू हैव इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले ऑर्बिट में तो 2 ही होंगे, तुमको पता ही है 2 ही होता है, और उसमें उसके बाद होंगे 8। मैं अभी सारे के सारे तो दिखा नहीं सकता, आई जस्ट ट्राई टू शो फ्यू ऑफ देम। तो सेकेंड ऑर्बिट के तो पूरे 8 दिखा देता हूँ, लेकिन थर्ड ऑर्बिट ऑनवर्ड्स आई विल नॉट शो ऑल 8। ओके, 4 4 8, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट में देर आर सम इलेक्ट्रॉन्स, इट डिपेंड्स ऑन ऑफ कोर्स एलिमेंट कौन सा उसके ऊपर। अब जो हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन तुमने इस पे इंसिडेंट किया था, हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन तुमने इंसिडेंट किया था। अब एक्सरे में भी 2 टाइप होते हैं, एक को तुम बोलते हो ब्रेमस्टालन और एक को तुम बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक। ब्रेमस्टालन का लिटरल मीनिंग होता है रेडिएशन ड्यू टू ब्रेकिंग, ब्रेक मारने की वजह से। अब ब्रेक मारने की वजह से कब से रेडिएशन आ गया, तो यू मस्ट नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है। जब एक चार्ज पार्टिकल डी एक्सिलरेट हो, देखो कैसा है, वो मूव हो रहा था, उसके पास वेलोसिटी था तो कौन सा एनर्जी था, काइनेटिक। अगर वो स्लो डाउन हुआ तो उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब क्या कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, बट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी कम हुआ कहाँ गया, तो ये रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब वो कैसे होता है, हमने बोला कि हमने बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बीम लिया। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोलिजन क्रॉस सेक्शन। ये सारे वर्ड्स मैं बता रहा हूँ क्योंकि नीट जेडबल में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। गुड, एंड ऑफ कोर्स यू आर अटेंडिंग नीट जेडबल बैच, तो तुमको तो पता होना ही चाहिए। अब ये देखो, ये था इलेक्ट्रॉन का बीम। इलेक्ट्रॉन के बीम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं अभी उसमें सारे तो नहीं दिखा सकता, बट आई विल शो ओनली अ फ्यू। तो ये इलेक्ट्रॉन का बीम है, ओके। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम दैट यू हैव। एज यू कैन सी, ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम है ना, उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा होगा विच विल अंडरगो कोलिजन। क्यों, क्योंकि यू नो मोर देन 99% ऑफ एटम इज एम्प्टी, पता है ना। तो एटम में न्यूक्लियस है, उसके बाद बहुत सारा खाली स्पेस है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी बहुत सारा खाली स्पेस है। तो मोर देन 99% ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो सारे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा ही। किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम के साथ। ये भी इलेक्ट्रॉन थे, वो भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन थे, वो भी इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, वो भी इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, रिपल्शन। तो ये जो हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, राइट, करेक्ट। ब्रेक लगने से हुआ कि नहीं, स्पीड कम हो रहा है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ डी एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स विल लूज एनर्जी एंड आल्सो दे विल स्कैटर डाउन, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज होगा ना। दे विल नॉट कीप ऑन गोइंग स्ट्रेट ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स दे विल चेंज देयर डायरेक्शन। बट
तो इस प्रोसेस में दे इमिट रेडिएशन विच आर कंटिन्यूअस एक्सरेज। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस एक्सरेज। तो अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे वर्सेस टाइम, तो आपको ना कंटिन्यूअस एक्सरे दिखने वाला है, ये कंटिन्यूअस है। तो यू विल सी दैट देयर इज कंटिन्यूअस एक्सरे, ऐसा कुछ आता है वो। अभी ठीक है, आई जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू एग्जैक्ट ग्राफ, बट ऐसा कुछ आता है, राइट। तो ये जो कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द एक्सरे आया वो कहां से आया? बिकॉज ऑफ ब्रेमस्टलन, बिकॉज ऑफ ब्रेमस्टलन। स्पेलिंग के लिए पार्डन मी, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि वो कोई लैटिन वर्ड है, तो आई जस्ट ब्रेमस्टा एच था बीच में, तो अभी मुझे नहीं याद है स्पेलिंग, तो आई विल जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट रिमेंबर द स्पेलिंग, तो तुम देख लेना ब्रेमस्टलन, बट इट इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ओके, गुड। देन अभी ऐसा भी तो हुआ ना कि कोई एक इलेक्ट्रॉन जाके किसके साथ कोलाइड हो गया? इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, किसके साथ? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये नॉकआउट हो गया, और पहले ऑर्बिट में एक वैकेंसी बन गया जिसको तुम बोलते हो होल, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, स्टेबल एटम होता है विच शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इनरमोस्ट ऑर्बिट। अब यहाँ पे एक वैकेंसी बन गया, तो ये वैकेंसी को फिल करने के लिए, मतलब इसको स्टेबल करने के लिए, या तो सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर सेकेंड से आता है तो सेकेंड ऑर्बिट में वैलेंसी बन जाएगी, और सेकेंड से फर्स्ट में गया तो क्या इमिट होगा? एक्सरे। या तो फिर थर्ड से फर्स्ट में आएगा, तो ट्रांजिशन कैन बी फ्रॉम 2 to 1 और फ्रॉम 3 to 1। तो whenever electron makes a transition from second orbit to first orbit or third to first orbit, it emits energy, X-ray। उसको बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या बोलते हैं उसको? तो वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो बीच बीच में तुमको लाइंस दिखते रहते हैं। तो इन बिटवीन यू विल सी समथिंग लाइक दिस, ऐसे लाइंस आते हैं। तो ग्राफ करेक्ट है, ऐसा ही ग्राफ आता है वो, राइट, करेक्ट। तो ये जो पीक है ना, पीक बीच में पीक हो जाता है। तो बीच में पीक क्यों? बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। कोलिजन से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, हायर ऑर्बिट मतलब सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन गया फर्स्ट ऑर्बिट में, एनर्जी इमिट करके गया, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक्सरे के 2 पार्ट है, कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक। कंटिन्यूअस इज ब्रेमस्टलन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू नॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहाँ तक? अब आओ और अब इसको पढ़ो तो थोड़ा समझेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, किसकी बात चल रही है? ये जो बीम में इलेक्ट्रॉन है वो, क्योंकि ये बीम वाले इलेक्ट्रॉन दे वर मूविंग टुवर्ड्स अ टारगेट एंड दे फॉल ऑन द टारगेट। तो वेवलेंथ किसका है? जो बीम के इलेक्ट्रॉन है उसका है, ऑन द टारगेट इन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के अंदर एक निकल का टारगेट रखा होता है। द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड एक्सरे, द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड एक्सरे, एक्सरे जो इमिट हुआ यहां से वो फोटोन है। तो ये जो लैम्डा 0 है किसका वेवलेंथ है? फोटोन का। और ये जो लैम्डा है वो किसका है? पार्टिकल का। मतलब कौन है? डी ब्रॉगली, राइट। तो जो पहला वेवलेंथ मेंशन किया है ना वो डी ब्रॉगली है, और डी ब्रॉगली होता है H/P H/mv, जो भी आगे बोलना होगा, H/√2me H/√2mqv, जो भी होगा वो, बट डी ब्रॉगली है। दूसरा है किसका? फोटोन का। फोटोन क्या होता है? E = hc/λ। तो लैम्डा क्या हो गया? hc/e। ये पता होना चाहिए आपको। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आपको रिलेशन पूछा है, किसका रिलेशन पूछा है? किसका? लैम्डा 0 और लैम्डा का, बराबर। सीईटी के सेट में आज ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। सिर्फ पूछने का तरीका कितना अलग है देखो। तुम तो एक्सरे पढ़ के शायद छोड़ दो क्वेश्चन, अरे एक्सरे तो पता नहीं। यही क्वेश्चन हमने आज ही मॉर्निंग सेशन में सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था। आ रहा है कुछ याद? आ रहा है याद? डू यू रिमेंबर? हाँ कि ना? नहीं याद दिलाऊं? मुझे ऐसा याद आ रहा है कि लैम्डा स्क्वायर था कि लैम्डा स्क्वायर, ऑप्शन ए।
पर जिनको नहीं याद कोई बात नहीं, विल जस्ट क्विकली वेरी क्विकली चेक, वेरी क्विकली चेक। आज ही किया था, आज ही किया था सॉल्व। क्वेश्चन नंबर याद है? ये देखो, ये देखो, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे एक्सरे बोला, वेवलेंथ लैम्डा, वहां पे लैम्डा 0 बोला उसको। इस इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेस, वहां पे वो एक्सरे ट्यूब के अंदर एक सरफेस था, टारगेट, वर्क फंक्शन निग्लिजिबल था। इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैव डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा डैश। गुड, उल्टा प्रोसेस है, यहाँ फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहा है और फोटोन इमिट हो रहा है। तो सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी ना आपको। तो ये एग्जैक्ट प्रोसेस सेम है, सिर्फ नोटेशंस चेंज है। तो मैं यहीं से करके बता देता हूँ आपको। तो आ गए हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था उस पे आ गए हम लोग वापस। तो ऐसा है, देखो E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये किसका एनर्जी होता है? फोटोन का, लैम्डा 0, क्योंकि हमारे केस में फोटोन एक्सरे का वेवलेंथ लैम्डा 0 है, ठीक है। गुड, लैम्डा डैश, हमारे क्वेश्चन में लैम्डा डैश क्यों क्या बोला है? लैम्डा, ये क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फिर स्क्वायर कर लिया। व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ? h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। याद आ रहा है ना? पक्का? श्योर? बराबर, स्क्वायर कर लिया, फिर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लो, लैम्डा डैश मतलब कौन? लैम्डा स्क्वायर, और ऊपर का लैम्डा मतलब कौन? लैम्डा नॉट। सिर्फ नोटेशन चेंज है, डन, खत्म हो गया। देखो तो कहां पे है, दिख रहा है? 2mc लैम्डा स्क्वायर बाय h, 2mc लैम्डा स्क्वायर बाय h, ऑप्शन ए। Good. So this is a good question for your comparison. How the questions are asked in CET, very straightforward, and how they are asked in JEE NEET, बहुत complicated करके पूछते हैं। Done. तो ऑप्शन ए खत्म। So like last question, next question, question number 11th. Photons with energy 5 eV are incident on a cathode C in photoelectric cell. Photoelectric cell, ये photoelectric इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसी का छोटा वर्जन होता है। उसमें भी एक इमिटर प्लेट है, फोटो सेल में भी एक इमिटर प्लेट है, वहाँ पे भी एक कलेक्टर प्लेट है, फोटो सेल में एक कलेक्टर वायर है। तो बाकी सब सेम है। अब आपको समझ में आ गया, इवेपोरेटेड ट्यूब था, यहाँ भी इवेपोरेटेड ट्यूब है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 eV। फोटोन का एनर्जी था और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, तो वर्क फंक्शन कितना है? 3। वेरी गुड। व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 eV आर इंसिडेंट ऑन C, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच एनोड A if the stopping potential of A related to C is। क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे? क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। फोटोन के पास कितना एनर्जी था?
और जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है 2, तो वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन इज 3। ये अभी याद रखना। अब उसी सेम प्लेट पे हमने फोटॉन्स को इंसिडेंट कर दिया, कितना ईवी का, कितना 6। वर्क फंक्शन कितना आया, तो मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है। मैं वापस बता रहा हूं, यहाँ ध्यान दो, तुम बहुत सिंपल चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हो। फोटोन आया, कितना एनर्जी लाया, इलेक्ट्रॉन गया, कितना लेके गया, कितना 2, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में कितना लगा, तो वर्क फंक्शन कितना है। सेकंड केस में तुमने प्लेट चेंज किया क्या, नहीं, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी। अभी ये याद रखो, पहला केस भूल जाओ, पहले केस से वर्क फंक्शन मिल गया ना। अभी फोटोन आया, कितना एनर्जी लाया, उसमें से 3 कहां गया, कहां गया, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, वर्क फंक्शन के फॉर्म में गया, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना बचा 3। ये मैक्सिमम एनर्जी है, बराबर। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन सामने नहीं पहुंचेगा। अब जो प्लेट था, कौन सा प्लेट, कलेक्टर प्लेट, वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो 3 ईवी, अगर 3 ईवी एनर्जी है तो सामने -3 वोल्ट चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, तब रुकेगा, तो खत्म हो गया आंसर। स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसे भी नेगेटिव होता है, तो ए और बी तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। गुड, समझ में आया। ओके, अब मेरे को बताओ तुमको समझ में आया, ऐसा मेरा असम्पशन है। अब अगर मैंने पूछा होता कि फोटोन व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4 eV आर इंसिडेंट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता, -1। वेरी गुड, डन, गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।